क्या आप जानते हैं कि भारत में हर साल 17 लाख से ज्यादा लोगों की मौत सिर्फ और सिर्फ प्रदूषण की वजह से होती है। ये हर साल एक पूरा चंडीगढ़ शहर गायब हो जाने के बराबर है। और सबसे बड़ी ट्रेजेडी कि हम इसे एक मजबूरी मानकर जी रहे हैं। लेकिन देखिए, हमारा पड़ोसी चीन, जो कभी हमसे भी ज्यादा प्रदूषण में सांस ले रहा था, उसने पिछले 10 साल में अपने आसमान का रंग बदल दिया है। सवाल ये है कि क्या हम ये जंग जीत सकते हैं या फिर हमारी आने वाली पीढ़ी को मास्क लगाकर ही जीना पड़े। आज की वीडियो एक डरावनी रिपोर्ट नहीं बल्कि एक एक्शन प्लान है। तो चलिए शुरू करते हैं। असल में जब हम प्रदूषण बोलते हैं, हमारे दिमाग में सिर्फ दिल्ली की सर्दियों की धुंध आती है, लेकिन ये जंग कहीं ज्यादा बड़ी और गहरी है। इसे 3 मोर्चों पर समझिए। नंबर 1, हवा। सिर्फ दिल्ली एनसीआर की नहीं, पूरे इंडोजेनेटिक प्लेन्स की बीमारी देखिए। दिल्ली तो सुर्खियों में रहती है, पर असल प्रॉब्लम का नक्शा कुछ और कहता है। WHO के मुताबिक दुनिया के 50 सबसे प्रदूषित शहरों में 39 शहर भारत के हैं और ज्यादातर उत्तर भारत में ये पूरा इलाका एक एयर शेड है, यानी यहाँ की हवा कहीं नहीं जाती। पंजाब के पराली से, यूपी बिहार के उद्योगों और ट्रांसपोर्ट के धुएं से और सर्दियों के मौसम की स्थिति से मिलकर ये जहरीला कॉकटेल बनता है। PM 2.5 के ये छोटे छोटे कण सीधे फेफड़ों में जाकर बस जाते हैं। हैरानी की बात यह है कि घर के अंदर का प्रदूषण, चूल्हे का धुआं, अगरबत्ती भी उतना ही ज्यादा खतरनाक है। नंबर 2, पानी। नदियां बन चुकी हैं केमिकल हाईवे। गंगा सफाई अभियान पर हजारों करोड़ खर्च हो चुके हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। औद्योगिक कचरा, शहरी सीवेज और कृषि रसायनों का सीधा प्रभाव। कानपुर के टैमरीज और वाराणसी के घाटों से निकला कचरा एक जैसा ही जहरीला है। नतीजा, ग्राउंड वाटर भी अब सुरक्षित नहीं है। असल में एक रिपोर्ट कहती है कि देश के 70% से ज्यादा पानी के सोर्स प्रदूषित हैं। आपने नल का पानी साफ दिख रहा है, इसका मतलब ये पानी सुरक्षित है, ये जरूरी नहीं है। नंबर 3, जमीन। हम अपनी मिट्टी में जहर मिला रहे हैं। ये सबसे कम चर्चित लेकिन सबसे लंबे समय तक असर दिखाने वाला प्रदूषण है। प्लास्टिक कचरे के पहाड़, ई वेस्ट के ढेर, जहां बच्चे काम करते हैं, और खेतों में पेस्टिसाइड की मात्रा जो जमीन को बंजर बना रही है। ये जहर सीधे हमारी फूड चेन में घुल रहा है। अब सवाल ये है कि पड़ोसी का उदाहरण क्यों जरूरी है, क्योंकि 2013 की बीजिंग की स्थिति आज की दिल्ली से भी ज्यादा बदतर थी। एयर अपोकैलिप्स शब्द वहीं पैदा हुआ, लेकिन उन्होंने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा घोषित कर दिया। उनकी स्ट्रेटेजी को हम 4 पॉइंट्स में समझेंगे। नंबर 1, डेटा और ट्रांसपेरेंसी पर जबरदस्त फोकस। चीन ने हजारों एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशंस लगाई। रियल टाइम डेटा सबके सामने था। प्रदूषण का स्तर एक निश्चित सीमा पार करते ही फैक्ट्रियों को तुरंत बंद करने, कंस्ट्रक्शन रोकने और ऑर्डरिंग जैसे ऑटोमेटिक ट्रिगर एक्टिव हो जाते थे। यानी कार्रवाई डेटा से प्रेरित थी, मनोरंजन से नहीं। नंबर 2, कोयले पर सीधा वार, रिन्यूएबल्स पर भारी दाव। यहाँ सबसे बड़ा सबक है, चीन ने दुनिया का सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता होते हुए भी बीजिंग, तियानजिन और हवाई इलाके में घरेलू कोयले के इस्तेमाल पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया। लोगों को गैस हीटर और इलेक्ट्रिक कुकिंग के लिए सब्सिडी तक दी गई। साथ ही उन्होंने सौर और पवन ऊर्जा में ऐतिहासिक निवेश किया। आज वे दुनिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूसर है। नंबर 3, इंडस्ट्री को साफ तकनीक अपनाने पर मजबूर किया। उन्होंने अल्ट्रा लो एमिशन स्टैंडर्ड्स लागू किए। जो फैक्ट्री इन्हें पूरा नहीं कर पाई, उसे या तो अपग्रेड करना पड़ा या फिर बंद। इससे उनकी स्टील और सीमेंट की इंडस्ट्री, जो दुनिया में सबसे बड़ी है, जो दुनिया की सबसे कम प्रदूषण फैलाने वाली इंडस्ट्री बन गई। नंबर 4, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और इलेक्ट्रिक व्हीकल रिवॉल्यूशन। चीन की हाई स्पीड रेल नेटवर्क और शहरी मेट्रो सिस्टम दुनिया में सबसे बड़ा है। साथ ही उन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बड़े पैमाने पर अपनाया। आज दुनिया की हर दूसरी इलेक्ट्रिक व्हीकल चीन की सड़कों पर दौड़ रही है। उन्होंने पेट्रोल डीजल वाहनों के लिए नंबर प्लेट लॉटरी सिस्टम लागू किया, जिससे लोग EVs की तरफ मजबूर हुए। तो क्या हम चीन की नकल कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारी चुनौतियां और संदर्भ बिल्कुल अलग हैं। यहाँ सिर्फ कानून बनाने से काम बिल्कुल नहीं चलेगा। चुनौती नंबर 1, विकास वर्सेस पर्यावरण का झूठा द्वंद्व। हमारे यहाँ हर बड़े प्रोजेक्ट के सामने यही सवाल खड़ा होता है, पहले रोजगार दो फिर हवा की सोचो। ये नैरेटिव बहुत मजबूत है। एक छोटे कस्बे के लिए प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्री रोजी रोटी है, उसे बंद करने का मतलब है सामाजिक अशांति। चीन में जो केंद्रीकृत सत्तावादी फैसले लेने की शक्ति है, तो भारत के लोकतांत्रिक बहुलवादी ढांचे में संभव नहीं है। चुनौती नंबर 2, केंद्र और राज्य का टकराव। पर्यावरण एक केंद्रीय विषय है, लेकिन इन पर अमल राज्य सरकारों को करना है। दिल्ली में प्रदूषण हो तो उसके लिए पंजाब के किसानों पर दबाव कौन डाले? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT के आदेश अक्सर राज्य सरकारों की अनिच्छा के कारण धरातल पर उतर ही नहीं पाते। ये एक अकाउंटेबिलिटी का संकट है। चुनौती नंबर 3, इनफॉर्मल इकोनॉमी का विशाल आकार। हमारी अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा हिस्सा अनौपचारिक है। छोटी छोटी फाउंड्री, रिसाइकलिंग यूनिट, फैक्ट्री, इन्हें रेगुलेट करना, मॉनिटर करना लगभग असंभव है। ये लाखों लोगों की आजीविका है,
इन्हें एकदम से बंद करना सामाजिक विस्फोट ला सकता है। चुनौती नंबर 4, जन भागीदारी की कमी। हम प्रदूषणों को सरकार की समस्या मानते हैं। वाह कितनी धुंध है कहकर फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर देते हैं, लेकिन खुद अपने वाहन का पीयूसी कराना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना, कूड़ा अलग करना, ये छोटे छोटे कदम उठाने में हम अक्सर पीछे रह जाते हैं। तो फिर हल क्या है? चीन की कॉपी पेस्ट नहीं, बल्कि एक भारतीय मॉडल बनाना होगा जो हमारे लोकतंत्र, हमारी अर्थव्यवस्था और हमारे समाज के अनुरूप हो। इसमें हमने कुछ स्ट्रेटेजी बनाई है, जैसे स्ट्रेटेजी नंबर 1, डिस्ट्रीब्यूटेड एक्शन, लोकल सॉल्यूशन। पूरे देश के लिए एक जैसा फार्मूला काम नहीं करेगा। दिल्ली का समाधान पराली प्रबंधन है, तो चेन्नई का समाधान वाटर रिचार्ज है। हर शहर, हर जिले को अपना ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान बनाना होगा। ग्राम पंचायत से लेकर मेयर तक सभी को ये जिम्मेदारी और बजट देना होगा। स्ट्रेटेजी नंबर 2, इकोनॉमी इंसेंटिव्स पर जोर। लोगों को सजा देने से ज्यादा फायदा सही काम करने पर इनाम देने में है। जैसे किसानों के लिए पराली जलाने पर रोक से ज्यादा उसे जैविक खाद बदलने के लिए प्रति टन भुगतान। उद्योगों के लिए साफ तकनीक अपनाने पर टैक्स में छूट, ग्रीन बॉन्ड्स के जरिए सस्ता लोन। आम नागरिक के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने पर भारी सब्सिडी और सोलर रूफटॉप के लिए आसान लोन। स्ट्रेटेजी नंबर 3, मेक इन इंडिया को क्लीन इन इंडिया से जोड़ना। हम दुनिया की फैक्ट्री बनना चाहते हैं, तो क्यों ना हम ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग हब बने। दुनिया अब कम कार्बन फुटप्रिंट वाला माल खरीदना चाहती है। अगर हमारी स्टील, हमारे कपड़े, हमारी चीजें ग्रीन बनकर निकलें, तो ये हमारी सबसे बड़ी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बन सकती है। स्ट्रेटेजी नंबर 4, तकनीक और नवाचार को अपनाना। सेंसर टेक्नोलॉजी, हर ब्लॉक लेवल पर सस्ते एयर और वाटर क्वालिटी सेंसर्स लगाए जाएं। डेटा ओपन सोर्स हो। वैल्यू टू वेल्थ, माइक्रो रिसाइकलिंग प्लांट्स को बढ़ावा। कचरे से ऊर्जा और कंपोस्ट बनाने के स्टार्टअप को फंडिंग देनी होगी। एग्रीटेक, प्रेसिजन फार्मिंग से पानी और पेस्टिसाइड का कम इस्तेमाल। देखिए सबसे जरूरी बात, ये लड़ाई सिर्फ सरकार और सुप्रीम कोर्ट की नहीं है, ये हर उस आदमी और औरत की लड़ाई है जो सांस लेता है। तो आप और मैं क्या कर सकते हैं? एक कंज्यूमर के तौर पर आप ये देखिए कि थोड़ा महंगा लेकिन इको फ्रेंडली प्रोडक्ट खरीदें। सिंगल यूज प्लास्टिक को बिल्कुल ना कहें। नंबर 2, एक मतदाता के तौर पर आप देखिए कि लोकल बॉडी इलेक्शन में पर्यावरण मुद्दे उठाएं। अपने उम्मीदवार से पूछें कि आपके वार्ड में कचरे का क्या होगा। नंबर 3, एक पेशेवर के तौर पर आप देखिए कि अगर आप इंजीनियर हैं तो कम पानी वाली टेक्नोलॉजी अपनाएं। अगर आप शिक्षक हैं तो बच्चों को जागरूक करें, और अगर आप कलाकार हैं तो इस विषय पर कंटेंट तैयार कीजिए। असल में बात बहुत सीधी है कि चीन ने साबित कर दिया है कि प्रदूषण एक अपरिहार्य बुराई नहीं है, उसे सिस्टमेटिक, कठोर और निवेश से भरपूर एक्शन से ठीक किया जा सकता है। हमें चीन जैसा सत्तावादी रास्ता अपनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें उनकी वैज्ञानिक दृष्टि, नीतिगत दृढ़ता और जन जन तक पहुंच वाली जागरूकता से बहुत कुछ सीखना होगा। हमारे पास चुनाव है, या तो हम ये मानकर चलें कि कुछ नहीं हो सकता और अपने बच्चों को मास्क थमा दें, या फिर हम माने कि साफ हवा, पानी और जमीन मूलभूत अधिकार है और उसके लिए हर स्तर पर लड़ें। तो फैसला आपका है। कमेंट में बताइए आपको क्या लगता है, क्या हम ये लड़ाई जीत पाएंगे, और आप अपने स्तर पर क्या शुरुआत करेंगे। अगर ये वीडियो समझ आए हो तो इसे शेयर जरूर करें, क्योंकि ये बहस सिर्फ एक वीडियो तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। धन्यवाद।